हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का शिवनारायण अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का पार्ट 2। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में संविधान सभा का पार्ट 1 बताया था। मैंने लक्ष्मीकांत का सीरीज जो स्टार्ट किया है उसमें चैप्टर 2 क्या है, संविधान का निर्माण। और संविधान के निर्माण में मैंने फर्स्ट चैप्टर में संविधान सभा के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन बताया था। आज ये पार्ट 2 है दोस्तों। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आइए देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। जैसा कि मैंने पार्ट 1 संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उसमें चुनाव कैसे हुआ, उसमें प्रतिनिधि कैसे आए चुनकर, किस पद्धति के द्वारा आए चुनकर। ठीक है दोस्तों, तो कितने सीट थे, कितने टोटल सीट थे उस समय, तो वहाँ तक मैंने बता दिया था। आज हम लोग चलेंगे संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। वहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। जैसा कि मैंने बताया था कि कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ, मतलब गठन हुआ। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ। उसके बाद जब उसके मेंबर इलेक्ट हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा की बैठक होगी। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और उस दिन संविधान सभा के अध्यक्षता, आप आज भी देखते होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का जब सेशन चलता है संसद में, तो एक चेयरमैन होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में क्या होते हैं, सभापति होते हैं। तो उसका क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो उसी समय जब पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता किए थे। ये इलेक्टेड नहीं थे दोस्तों, ये लोगों के द्वारा क्या कर दिए गए थे, बैठा दिए गए थे। हमारे देश में आज भी परंपरा है कि हम जो उम्र दराज है, जो मतलब ज़्यादा उम्र के हैं और होनी भी चाहिए, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा उस पूरे संविधान सभा के मेंबर में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे। तो लोगों ने इनको क्या किया कि अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी का मतलब अलग चीज़ होता है, अस्थायी का मतलब कभी भी हटाया जा सकता है। अब देखिए आगे क्या होता है। 11 दिसंबर 1946 को, मतलब 9 दिसंबर के बाद एक इलेक्शन होता है वहाँ पे, और सभी लोग वोट देते हैं। और उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इलेक्टेड थे दोस्तों, ये इलेक्टेड अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखिए BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार मतलब आप ऐसे देखिए, आज आप सब लोग जानते होंगे क्रिकेट के बारे में, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो क्रिकेट के बारे में नहीं जानता होगा। खास तौर पर स्टूडेंट और व्यक्ति भी, जो बहुत सारे लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप मान लेते हैं कि 11 प्लेयर्स होते भी हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, एक कोच होता है। वो क्या करता है, उन लोगों को बताता है कैसे, क्या सही है क्या गलत है। उनके पास भी अनुभव रहता है, लेकिन कोच उन लोगों को ट्रेंड करता है। उसी प्रकार BN राव हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। ये बहुत बड़े संविधान के जानकार थे, और क्योंकि विदेश में पढ़े थे लॉ के बारे में। तो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव थे। अब आगे देखिए, 9 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या हुआ दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब आप ऐसे समझिए कि आप किसी के सामने एक प्रपोजल रखते हैं कि हमको दिल्ली जाना है। तो एक डेस्टिनेशन हुआ ना, लक्ष्य हुआ ना, प्रपोजल हुआ, प्रस्ताव हुआ। उसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव करते हैं। उद्देश्य क्या था, संविधान सभा के मार्गदर्शक के रूप में वो क्या किया, भूमिका निभाया कि हमें कैसे चलना है, संविधान की मुख्य विशेषताएं इसमें था, और संविधान का दर्शन क्या होगा, मतलब हमारा देश क्या होगा, संविधान में डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, सेकुलर होगा। इन सब चीज़ों को वहाँ पे क्या किया गया, एक दर्शाया गया। जैसे आज हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सेकुलर कॉन्सेप्ट है, समाजवाद का कॉन्सेप्ट है कि नहीं दोस्तों। उस समय भी जो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि नहीं, हम अब अगर एक एक शब्द को, संविधान जो उद्देशिका है, बाद में जो ये प्रियम्बल बना, प्रस्तावना जिसको हम लोग कहते हैं, तो आप एक एक शब्द को लेंगे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन हो जाएगा। अगर सेकुलर को लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, राज्य का कोई अपना एक संप्रदाय नहीं होगा, एक मत नहीं होगा, वो सभी के मतों को क्या करेगा, समान रूप से सम्मान करेगा। तो आपको फंडामेंटल राइट में आ गया दोस्तों। बहुत सारी चीज़ों को लिया गया, तो इससे मार्गदर्शक हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन हमको निर्माण करना है। तो उद्देशिका से इसे डिफाइन होता है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दर्शन क्या है,
ठीक है। फिर ये विशेषता भी बताता है। अब देखिए उद्देशिका है, उसका मुख्य बिंदु बता देता हूँ आपको। मुख्य बिंदु है दोस्तों, जैसे हम स्वतंत्रता किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी व्यक्ति को विकास करने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और भी चीज़ है, लेकिन स्वतंत्रता एक क्या कह सकते हैं आप, बैकबोन कह सकते हैं। तो रखा गया कि नहीं, हमारा देश स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा। अब देखिए संप्रभु का मतलब आप सिंपल से समझिए कि एक्सटर्नल और इंटरनल किसी भी मैटर को हम सोल्व करना या फिर उसके निर्णय लेना हम स्वतंत्र हैं, किसी के हम बाध्य नहीं हैं। अब सपोज मान लेते हैं कि हमारा देश इंडिया है, हमारा देश इंडिया है ना भाई दोस्तों। अब इंडिया में हम लोग रहते हैं। अब कोई भी मुद्दा, कोई भी कानून बनाता है, कोई भी कानून का निर्माण करना है, तो हम अमेरिका से सलाह लेंगे। तो क्या भारत संप्रभु हुआ? नहीं। अगर भारत में रहने वाले कुछ लोगों को दबाव से संविधान मतलब निर्णय लिया जा रहा है तो भी संप्रभु नहीं हुआ। सरकार संप्रभु कहने का मतलब होगा इंटरनल और एक्सटर्नल आपका क्या होगा, दबाव से मुक्त, उसको कहते हैं संप्रभु। आगे भी हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आज देखिए संप्रभुता जो है, सोवरेनिटी जिसको कहते हैं, वो चैलेंज भी है। ग्लोबलाइजेशन के युग में क्या है, इसका एक चैलेंज भी है, क्योंकि आप फ्री नहीं ले सकते हैं कोई भी निर्णय। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, आप पे दबाव डाल देंगे। गणराज्य का मतलब होता है दोस्तों, जो हमारा स्टेट का हेड होगा, एक होता है सरकार का हेड। आप ऐसे समझिए, हमारे देश में सरकार का हेड अभी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राष्ट्र के प्रमुख कौन है? द्रौपदी मुर्मू। मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी इस समय हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो क्या हैं? स्टेट मतलब राज्य। राज्य का मतलब बिहार यूपी मत समझिएगा दोस्तों। राज्य का मतलब देश, जहाँ जनसंख्या भूभाग हो, ठीक है, संप्रभु हो, उसको राज्य हम लोग बोलते हैं। तो राज्य का प्रमुख अगर इलेक्टेड है तो वो देश गणराज्य हुआ, अगर इलेक्टेड नहीं है तो वो गणराज्य नहीं हुआ। अब ऐसे समझिए, ब्रिटेन है दोस्तों, यूके। तो यूके क्या है? गणराज्य नहीं है, मतलब रिपब्लिक नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वहाँ का जो स्टेट का प्रमुख है वो एक वंश, आप मोनार्की जिसको कहते हैं, राजतंत्र के अनुसार है। राजा का बेटा राजा होगा, उसके बाद राजा होगा, तो वो सिस्टम चल रहा है, तो वो गणराज्य नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट वे में भी क्या होता है, इलेक्शन उनका होता है, तो हम लोग हो गए गणराज्य। तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया दोस्तों कि हमारा देश जो स्वतंत्र होगा वो गणराज्य होगा, ठीक है, स्वतंत्र भी होगा और गणराज्य भी होगा। आगे देखिए दोस्तों क्या रखा गया, भारतीय संघ, ब्रिटिश भारत, भारतीय राज्यों के क्षेत्र, भारत क्षेत्र तथा जो भारत में शामिल हो। मतलब भारतीय संघ क्या होगा? आज हम लोग बोलते हैं ना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, तो भारत जो संघ बन रहा है आज़ादी के बाद, वो क्या होगा? ब्रिटिश भारत। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में, मैं छोटा सा एक रफ डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, उतना सही तो नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप लोग समझिएगा। ये कुछ क्षेत्र पर जो है डायरेक्ट किसका शासन हुआ? ब्रिटेन का शासन हुआ, तो वो ब्रिटिश भारत हो गया, बी लिख देते हैं, मतलब ब्रिटिश भारत। और कुछ क्षेत्रों पर क्या है? राजा रजवाड़े थे, तो क्या हो गया? रियासतें हम लोग बोलते थे उसको। और कुछ पर इनडायरेक्ट रूप से, मतलब दोनों का एक मिला जुला रूप होता था। तो ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र होगा वो भी भारत का क्षेत्र होगा, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तो आप छोड़कर जा रहे हैं, तो वो हमारा हुआ, क्योंकि पहले भी हमारा था, बाद भी हमारा होगा। भारतीय राज्यों के क्षेत्र, जो भारतीय और भी राज्य हैं, अन्य क्षेत्र और भी कुछ क्षेत्र तथा जो भारत में शामिल हो, जो भारत में शामिल होना चाहते हैं, वो भारत के क्या होंगे? भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। अब ऐसे समझिए, सिक्किम हमारे देश का 22वां राज्य है, ठीक है दोस्तों। सिक्किम, आप अगर गौर करे होंगे मैप में याद होगा, सिक्किम दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है, बंगाल के ऊपर सिक्किम है। तो सिक्किम ने कहा कि नहीं, हमको भारत में शामिल होना है, तो तथा जो भारत में शामिल होना चाहते हैं तो वो भी भारत के भारतीय संघ का क्या होंगे? हिस्सा होंगे। इन सभी पॉइंटों को क्या किया गया? उद्देशिका में रखा गया था। आप समझिए कि भारतीय संघ, संघ क्या है? यूनियन का मैटर है ना, और संघ ही तो हमारा सब, अगर नहीं मिलेंगे तो देश कैसे होगा? तो आप सोचिए कि उद्देशिका में एक एक शब्द को यदि आप डिफाइन करना चाहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक आप समझ सकते हैं, पिलर समझ सकते हैं। किसी भी घर को निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पिलर का निर्माण करते हैं ना, तो एक एक अगर पॉइंट को अगर आप उद्देशिका से लेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर के टाइप में दिखेगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं क्या रखा गया। अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटी, SC/ST को संरक्षण दिया गया। हमारा जब देश धर्म के आधार पर बट गया दोस्तों, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान, और एक हिंदुस्तान। तो इस्लाम के रूप, मतलब धर्म के आधार पर क्या बना? एक स्टेट बना जिसको पाकिस्तान कहते हैं।
तो जब धर्म के आधार पर कोई स्टेट बन जाता है, तो जिस धर्म का नाम से स्टेट बना है, तो वहाँ माइनॉरिटी का क्या हो जाता है कि राइट बहुत ही कम हो जाता है, और आने वाले समय में उनके माइनॉरिटी का जब नहीं रहेगा, कोई भी संरक्षण नहीं करेगा और नहीं फॉलो करेगा, तो उनकी आबादी क्या होगी, घट जाती है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान का क्या हाल है, बांग्लादेश का देख सकते हैं। तो वहाँ माइनॉरिटी का कोई राइट नहीं है। तो हमारे उद्देशिका में जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि नहीं, हमारे देश में जो भी माइनॉरिटी रहेंगे, जैसे सिख हो गए, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, इस्लाम को मानने वाले हैं, सबका राइट का हम लोग एक विशेष प्रकार से संरक्षण देंगे। उसी प्रकार आप देखिएगा कि आज फंडामेंटल राइट में 29 और 30 को क्या किया गया, अल्पसंख्यकों के लिए है कि नहीं दोस्तों। फिर देखिए SC/ST क्या है, SC/ST को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, अब देखिए ऐसे यहाँ पे 2 पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे रेस है, ये मान लेते हैं कि एक जीत का पोजीशन है, और A व्यक्ति है, B व्यक्ति है, तो आरक्षण क्या हुआ, ऐसे एकदम सिंपल सा समझिए। आरक्षण है कि अगर कोई व्यक्ति A है, A यहाँ पे है और दौड़ रहा है, और B यहाँ पे है दौड़ रहा है, तो B को ज़्यादा टाइम दीजिए, मान लेते हैं 15 सेकंड टाइम ज़्यादा दीजिए, ठीक है। तो आरक्षण भी उसी प्रकार के है कि समाज के मुख्य धारा में SC/ST को लाने के लिए पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल तो नहीं मिलता है, पर सोशल और पॉलिटिकल देखिएगा तो बहुत ज़्यादा इन लोग को मिला है। पॉलिटिकल के रूप में मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटिकल के रूप में आप जानते हैं कि कोई भी सीट अगर संरक्षण हो जाए, उसका मतलब रिजर्व हो जाए, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ SC/ST ही खड़ा हो सकते हैं। तो क्या हुआ, राजनीतिक रूप से, मतलब राजनीति में उनको, राजनीति है एक ऐसा जिससे मुख्य धारा में आप समाज का डायरेक्ट जुड़ भी सकते हैं, तो वहाँ से उन लोगों को संरक्षण मिला गया कि नहीं, आप वहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट वहाँ से। अब जब कोई भी व्यक्ति SC/ST से बिलोंग करता है, समाज में यदि वो पिछड़ा रह गया, सोशल रूप से, इकोनॉमिकली रूप से, पॉलिटिकल रूप से रह गया, और जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री में, जब हम फ्रीडम हो रहे हैं और उस देश में क्या होगा, SC/ST पॉलिटिकल में आएंगे, तो अपने मुद्दे को सरकार के सामने रखेंगे, और जब सरकार के सामने रखेंगे तो पूरा देश उनको देखेगा, तो उनको क्या कहते हैं, राजनीतिक संरक्षण मिला गया, ठीक है दोस्तों। और ये भी देखिए SC/ST को आज रिजर्वेशन हर चीज़ क्षेत्र में है, पॉलिटिकल में भी है। आप स्कूल कॉलेज में आज भी जानते होंगे कि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगता है, तो क्या है, उसको संरक्षण दिया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आज के डेट में भी कुछ पॉलिटिकल हो जाते हैं रिजर्वेशन को लेकर, तो चलिए वो तो बात की बात है। आगे देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय मतलब अंबानी साहब देंगे अगर वोट, तो उनको भी एक माना जाएगा, और यदि कोई गरीब रिक्शा चालक दे रहा है, तो उसका भी वोट का वैल्यू एक ही रखेगा, मतलब वो पॉलिटिकल क्या हो गया, इक्वल है, पॉलिटिकल इक्वलिटी, जस्टिस, न्याय हुई। आर्थिक हमारे DPSP में जो रखा गया है कि एक क्या है, कम से कम इतना हो कि कोई संसाधनों के अभाव में, पैसों के अभाव में कोई अपना जान देना ना किसी को पड़े, तो वो आर्थिक कोशिश किया जा रहा है इसको DPSP के तहत। फिर सामाजिक रूप से आप जानते हैं कि अगर SC/ST को आप जाति के आधार पर अपशब्द बोल देंगे या उनके जाति के ठेस पहुंचाएंगे भावनाओं को, तो आप सीधा जेल पहुंच जाएंगे। तो क्या है, सामाजिक उन लोगों को संरक्षण दिया गया कि अगर वो SC/ST से बिलोंग करता है और समाज में सदियों तक यदि वो पीछे रहे नहीं, पीछे रखा गया, आज यदि वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जातिगत रूप पर उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। ये संविधान उनको संरक्षण दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये हुआ सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय मतलब आर्थिक रूप से यदि लोगों के पास, तो होगा आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय तो आप जान ही रहे हैं, चाहे अंबानी साहब एक वोट दें, चाहे एक रिक्शा चालक दे, उसका वैल्यू दोस्तों कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है। आगे देखिए, प्रतिष्ठा, अवसर तथा विधि के समझ समानता। प्रतिष्ठा सबका रखा जाएगा ध्यान, किसी को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। अवसर सबको दिया जाएगा बराबर, कोई कम या बेसी नहीं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नहीं, ये लोग के संरक्षण दिया गया SC/ST को तो आगे बढ़ने के लिए, तो दोस्तों वो हज़ारों साल से समाज में पीछे रह गए, तो अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो अवसर का एक अति नहीं हुआ। जैसे ऐसे समझिए, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे फुटबॉल का या क्रिकेट का मैच हो रहा है, और यहाँ पे बाउंड्री मान लेते हैं 5 फीट का है, 5 फीट के ऊपर से यदि आप देखते हैं तो ठीक है। अगर कोई 3 फीट का है तो उसे 2 फुट का आप टूल दीजिएगा ना दोस्तों, और कोई 4 फुट का है तो उसको 1 टूल दीजिएगा, 1 फीट का टूल दीजिएगा, और कोई 5 फीट का है तो उसको जरूरत नहीं है। तो समाज में जो आगे बढ़ गए उनको जरूरत नहीं है, तो जो पीछे है उनको जरूरत है, तो इस हिसाब से उनको अवसर दिया जाता है, ठीक है। और विधि के समझ समानता तो आप जानते हैं, अगर कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसके लिए भी वही सजा है जो एक रिक्शा चालक यदि अपराध करता है तो उसके लिए वही सजा है, ठीक है। आगे देखते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना। मतलब आप अपने विचारों को रख सकते हैं। मैं एक एक चीज़ों को इतना डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ दोस्तों कि आप जब उद्देशिका पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, प्रीएम्बल जब पढ़ाऊंगा तो उसको और डिटेल से इलेबोरेट करेंगे, और डिटेल से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो विचार आप कोई भी अपना विचार रख सकते हैं, जो देश का मतलब हानि नहीं हो, देश के किसी समाज के हानि ना पहुंचाए, आप अपने विचारों को रख सकते हैं। तो क्या हुआ, विचार के रखने की आज़ादी। आज मान लेते हैं हम रह रहे हैं, तो मोदी सरकार से यदि हमको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, या कोई भी स्टेट में रह रहे हैं उस सरकार से प्रॉब्लम है, तो आप अपने विचारों को खुली रूप से रख सकते हैं बिना किसी भयभीत हुए। अभिव्यक्ति को रखा जाएगा, विश्वास आपका जो भी आप अपने पूजा पद्धति को मानते हैं उसमें आपको संविधान संरक्षण देता है कि आप उसको माने, कोई आप पे दबाव नहीं डालेगा। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आपको रहेगी, जो भी आप धर्म को मान रहे हैं, जिस प्रकार से उपासना अपने ईश्वर को कर रहे हैं आप करते रहें, संविधान आपको संरक्षण दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। फिर कहा गया विश्व शांति और मानव कल्याण। भारत का तो एक बैकबोन ही दोस्तों है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सभी लोग सुखी रहे। तो जहाँ का कॉन्सेप्ट है वहाँ का आपको दिख ही जाएगा। तो भारत में कहा गया कि नहीं, हम विश्व शांति का प्रयास करेंगे। भारत का इतिहास भी है कि इसने कभी किसी पर भी आक्रमण नहीं किया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारत क्या है, विश्व शांति का एक पक्षधर है। ठीक है दोस्तों, मानव कल्याण, मानव के कल्याण के लिए जो भी होगा हम उसमें, या दुनिया के लिए, दुनिया में कहीं भी कुछ ह्यूमन राइट्स का होगा तो हम क्या करेंगे, उस मुद्दे को उठाएंगे और हम उसका समर्थन करते हैं कि ह्यूमन राइट्स होना चाहिए। आज वही मानव कल्याण का रूप आप इंग्लिश रूप में आप समझ सकते हैं, या आज टीवी के दौर में समझ सकते हैं ह्यूमन राइट्स। ठीक है दोस्तों, आगे समझिए। जल, थल एवं नभ में पूर्ण स्वतंत्रता, हम किसी के अधीन नहीं होंगे। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी जानते हैं फ्री है। ठीक है, तो वो हो गया कि आप हम अपने स्वतंत्र रहेंगे। फिर जो ये उद्देश्य प्रस्ताव, इन सब मुद्दों को रखा गया दोस्तों उसमें, तो इसका जो एक्सेप्ट किया गया संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया कि हाँ हम इसको क्या करते हैं, एक पूर्ण बहुमत के द्वारा, मतलब सभी लोग वोट दिए कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गया दोस्तों। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित कर दिया इसको। अब देखिए, संविधान सभा की कुछ समितियां थी। अब संविधान का निर्माण कर रहे हैं, या आज सरकारें चलती हैं। आज हम 125 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देश में रह रहे हैं, तो सरकार चलाने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री है। फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड अलग मिनिस्ट्री, डिफेंस से रिलेटेड अलग मिनिस्ट्री, और रोड मिनिस्ट्री तो आप अवश्य जानते होंगे। ठीक है कि नहीं, तो रोड मिनिस्ट्री इसलिए जानते होंगे कि रोडों का जो चौमुखी विकास हुआ है, तो उनको आप जरूर नाम जानते होंगे दोस्तों। तो उसी प्रकार हुआ, संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा की कुछ समितियां बनी। तो संविधान सभा के जो समितियां बनी उनका कुछ नाम है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1 बाय 1 कर आइए देखते हैं। संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति, दोनों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको याद करना है। यहाँ कुछ कुछ पॉइंट अच्छे थे, मैंने आपको डिस्कस किया, इसको बताया। अब देखिए, प्रांत मतलब संघीय का मतलब क्या हो, यूनियन, जो सेंटर आप समझ सकते हैं। जैसे मेरा हाथ है, ये देखिए मेरा हाथ है, मेरा हाथ का एक सेंटर हुआ, तो जो संघीय जो मामले होंगे उसका अध्यक्ष कौन है, वो सब मैटर कहाँ जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू के पास, जवाहरलाल नेहरू जी के पास जाएंगे। ठीक है दोस्तों, संघीय शक्ति समिति। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय आप जानते हैं कि प्रांतों को 545 मोर देन 545 जो थे रियासतें थे हमारे देश में, उन सभी को एकत्र करने का काम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, वो उन्हीं के लिए वो जाने जाते हैं। तो उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। किसी भी प्रकार के राजे रजवाड़े हो, चाहे वो अपने बल का प्रयोग करें या किसी प्रकार से, मतलब उनको जीतने का प्रयास करते हैं। आप देखते हैं कि हैदराबाद इतना बड़ा था, आप अगर भारत को देखेंगे तो उस अभी भी देखेंगे तो वो सेंटर में है, लगभग सेंटर में आपको दिखेगा। तो वो अलग होने का या स्वतंत्र होने का मांग करता है, लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी का ये जो दूरदर्शिता और अपने सूझबूझ से उन्होंने उसको अपने भारत में मिला लिया। फिर देखिए, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक जनजातीय क्षेत्र बाह्य एवं आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति के अध्यक्ष भी पटेल साहब थे। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, ये भी आपको पढ़ना है, बहुत डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। अल्पसंख्यकों के राइट्स क्या हैं 29-30 में। जनजातीय क्षेत्र SC ST आज भी ट्राइब्स क्या होते हैं, ST को खास तौर पर ST क्षेत्र डिसाइड कर दिए जाते हैं, और उस क्षेत्र में आप अपना ना घर बना सकते हैं ना जमीन खरीद सकते हैं। आज भी रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि उनको संरक्षण दिया गया। बाह्य एवं आंशिक बाह्य क्षेत्र समिति भी पटेल साहब का था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब और कुछ समितियाँ थी उसे देख लेते हैं, कौन कौन सी समितियाँ थी। तो समिति भी थी और उप समिति भी थी। हमारे देश में क्या होता है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। मतलब क्या हुआ, मुख्यमंत्री को सहायता देने के लिए एक उप मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, हर जगह एक उप बनाया जाता है, मतलब उनके बाद उन्हीं का पोजीशन है। तो उप समितियाँ में थे, मूल अधिकार में थे। मूल अधिकार उप समिति में जो मूल अधिकार के उप समिति थे वो थे JV कृपलानी। JV कृपलानी एक बहुत बड़े गांधीवादी लीडर थे। और अल्पसंख्यक के उप समिति थे HC मुखर्जी। दोनों याद रखिएगा, ये
मैं समितियाँ क्यों बता रहा हूँ और उप समितियाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है दोस्तों, कि मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेपी कृपलानी, और अल्पसंख्यकों उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। फिर राष्ट्रध्वज मतलब कि उसका एक डिजाइन करने का भी एक बना था समिति कि हमारे देश का तिरंगा कैसा होगा, क्योंकि कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर मोनार्की हो, एक तिरंगा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तिरंगा से ही बता देगा कि हाँ, जैसे आप कहीं भी अगर जा रहे हैं तो अगर लोग नहीं जान रहे हैं, अगर आप एक तिरंगा को अपना फहरा देंगे तो लोग जान जाएंगे कि इंडिया से है। तिरंगा हमारी एक शान होती है, जान है, पहचान है। ठीक है, तो राष्ट्रध्वज की समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे अगर सपोज मान लेते हैं आपको एक घर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, किसी इंजीनियर के पास जाएंगे। अगर इंजीनियर के पास जाते हैं तो कम ज़मीन में बेहतर आपको घर बना देगा, बहुत ही अच्छा बना देगा। तो प्रारूप समिति एक प्रकार के इंजीनियरिंग समझ सकते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन का किया उन्होंने। तो प्रारूप समिति के जो थे अध्यक्ष थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो मेंबर थे वो लोग क्या करते थे, अपना सुझाव देते थे। आज भी हमारे संसद में आप देखते होंगे टीवी पर, तो क्या होता है, सरकार कोई भी कानून लाती है, उसके बाद क्या होता है, सांसद अपना अपना राय देते हैं, लिखित मौखिक बताते हैं। सरकार को अच्छा लगता है तो एक्सेप्ट करती है, अच्छा नहीं लगता तो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो प्रारूप समिति में भी वही था हाल दोस्तों कि 389 जब थे मेंबर थे 389, तो वो लोग अपने अपने विचार देते थे अपने अपने क्षेत्र के बारे में। अगर कोई SC/ST से बिलोंग करेगा तो SC/ST के उत्थान के लिए बात करेगा, तो प्रारूप समिति उसका तय करती थी कि क्या इसको एक्सेप्ट करना है या एक्सेप्ट नहीं करना है। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट मतलब तैयार किया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फिर इसके सदस्य कौन कौन थे, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर। ठीक है, लेकिन इसके और मेंबर कौन कौन थे, तो गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी, कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी, N. माधवन, जो B.L. मित्र के बाद जब B.L. मित्र का निधन हो गया तो N. माधवन जगह लिए उनके जगह, और D.P. खेतान की जगह लिया T.T. कृष्णमाचारी। तो याद रखिएगा, B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हो गए, गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, मोहम्मद सादुल्ला हो गए, K.M. मुंशी हो गए, T.T. कृष्णमाचारी हो गए, और N. माधवन हो गए। ठीक है दोस्तों, अगर 2 बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, प्रारूप समिति ने अंतिम प्रारूप तैयार किया, मतलब प्रारूप समिति ने जो तैयार किया, इसके पहले भी एक B.N. राव थे, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि संवैधानिक सलाहकार थे, एक प्रकार से कोच समझ लीजिए। कौन थे, B.N. राव। उन्होंने भी तैयार किया था, लेकिन अंतिम रूप से जो प्रारूप बनाने का काम किया था वो प्रारूप समिति ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो प्रारूप समिति जब बन गया तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बन गया तो 3 बार इसको रीडिंग किया गया कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट बार रीडिंग किया तो इसमें लगा कि नहीं कुछ चीज़ गलत है, कोई सदस्य बोला कि नहीं सर इसको हटा दीजिए या इसको जोड़ दीजिए, तो हमें लगा कि हाँ भाई ये गलत चीज़ है, हमसे गलत हो गया, तो हम उसको हटा देंगे और जो अच्छा लगेगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पहला बार पाठन हुआ, फिर दूसरा बार पाठ हुआ, मतलब दूसरा बार भी पढ़ा गया। आज भी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे भी कानून का निर्माण होता है तो ठीक उसी प्रकार होता है दोस्तों। सरकार ड्राफ्ट लेकर आती है, फिर उस पर बहस होता है, फिर पाठन उसमें पढ़ते हैं कि हाँ देखिए, फिर इसको संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो वो एक प्रोसेस है जैसे कानून बनाने का हमारे देश में, ठीक उसी प्रकार उस समय था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। आप क्या एक विधि कहिए। तो पहला बार पाठन हुआ 4 से 9 नवंबर 1949 को, 15 से 17 नवंबर 1949 को, और 14 से 26 नवंबर लास्ट ये पठन पाठन हुआ। और आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारे संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था, मतलब एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से पारित किया, मतलब ये फाइनल हो गया। आज भी देखते हैं कि हो जाता है ना, तो अंतिम रूप से इन्होंने फाइनल पारित कर दिया और कहा कि अब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो गया। अब देखिए, कोई भी नियम बनाते हैं, कोई भी चीज़ आपको पास करवाना है तो उस हाउस में जितने भी मेंबर है उनका मतलब हस्ताक्षर जरूरी है, होता ही है दोस्तों। तो उस समय भी हस्ताक्षर हुआ था 284 लोगों ने क्या किया, उस पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए, जैसे ही 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया संविधान सभा द्वारा, उसी दिन 15 आर्टिकल्स हमारे देश में लागू हो गए। ऐसे तो आप पढ़ेंगे कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया, लेकिन कुछ आर्टिकल्स और कुछ में कितने 15 क्या कर दिया गया, 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। अब कौन कौन से थे वो देखिए एक बार, 5 से 6 पार्ट सेकेंड में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, पार्ट सेकेंड 5 से 9, और पार्ट 1 में क्या है 1 to 4 संघ एवं कार्यपालिका, और 5 से 9 क्या है नागरिकता।
तो ये जो नागरिकता से रिलेटेड है, नागरिकता लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए नागरिकता, तो नागरिकता से रिलेटेड इसको लागू कर दिया गया। अब क्यों लागू किया, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। जब 15 अगस्त और 1947 को आज़ाद हो गया दोस्तों हमारा देश, तो जो एक बहुत बड़ा मैटर हो गया कि कौन सा भाग देश में है, कौन सा भाग देश में है ही नहीं, पता ही नहीं लगा। और उसके कारण बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया, राइट में मतलब जान अपना गंवाना पड़ा। तो कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे, तो टकराव ना हो, लोग आपस में कट के मर न जाए, इसके लिए लागू कर दिया गया कि नागरिकता लागू किया जाए। तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। फिर राष्ट्रपति शपथ, स्टेट का प्रमुख होना चाहिए ना। जैसे हम जब गुलाम थे, अंग्रेजों के अधीन थे, तो हमारे कौन होते थे, राज्य का प्रमुख, वायसराय। तो राज्य का प्रमुख जब हमारा देश हो गया तो उसका एक प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि उस समय तो चुनाव हुआ नहीं था, तो राज्य का प्रमुख हो, वो देश चलाएं। तो राष्ट्रपति शपथ लिए, आर्टिकल 34। फिर चुनाव होगा, उसके बाद कुछ दिन के बाद तो चुनाव होगा, क्योंकि चुनी हुई सरकार डेमोक्रेटिक के लिए क्या है, लोकतांत्रिक देश में एक व्यवस्था बनाने के लिए चुनी हुई सरकार ही मतलब सरकार चलाती है। तो निर्वाचन आयोग का कॉन्सेप्ट लाया कि नहीं भाई, निर्वाचन आयोग इसको लागू किया जाए। फिर देखिए कुछ आर्टिकल जो अस्थायी रूप से लागू किया, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, मैं बता देता हूँ। फिर ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से मेरा संविधान जहाँ तक भारत का क्षेत्र है उस क्षेत्र पर दोस्तों लागू हो गया। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, अब 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में बदलाव हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 अगस्त को क्या हुआ, हमारा देश दो भागों में बट गया। दो भागों नहीं, तीन भागों में कह सकते हैं, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। पाकिस्तान तो दो एक ही हुए, लेकिन बट गया तो तीन भाग में ना। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हमारे देश अब बदलाव होगा, क्योंकि संविधान सभा में जितने पाकिस्तान के सदस्य हैं वो तो अब पाकिस्तान में चले गए, कुछ पूर्वी पाकिस्तान में, कुछ पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए। और आप जानते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान को आज वर्तमान में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश, क्योंकि वह स्वतंत्र एक देश है। तो 15 अगस्त के बाद जो बदलाव हुआ वो क्या हुआ, तो संप्रभु बन गए हम पूर्ण रूप से। 15 अगस्त 1947 के पहले तो कुछ थे, कुछ ब्रिटेन का प्रभाव था, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद पूर्ण रूप से हम संप्रभु हो गए। और सोवरेन का मतलब होता है इंटरनल एक्सटर्नल मैटर में हम अपने आप से क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, इसको कहते हैं संप्रभु। ठीक है दोस्तों। संविधान सभा की दोहरी भूमिका हो गई। दोहरी क्या होगी, एक है क्योंकि हम आज़ाद हो गए, तो आज़ाद हो गए तो कानून व्यवस्था भी चलाना है, और कानून व्यवस्था के लिए संविधान बनाना है। तो दोहरी एक संविधान सभा का क्या हो गया, काम हो गया दोस्तों। संविधान सभा की दोहरी भूमिका हो गई। संविधान सभा जब बैठती थी कानून बनाने के लिए तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब सांसद के रूप में बैठती थी तो जीवी मावलंकर करते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है दोस्तों, जीवी मावलंकर करते थे। और यही आप जानेंगे कि जब स्वतंत्र हमारा देश हो जाएगा तो जीवी मावलंकर ही क्या होंगे, स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, प्रथम अध्यक्ष। आप याद रखिएगा कि हमारे देश के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही रखते हैं दोस्तों। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये पार्ट सेकेंड है, जस्ट एक दिन बाद पार्ट थर्ड इसका आ जाएगा। इसके बाद मैं बताऊंगा कि अब जो हमारा देश स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 के बाद, तो संविधान सभा में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सदस्य तो अब उतने नहीं रहेंगे, 299 सदस्य रहेंगे। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर कुछ क्या होंगे, क्रिटिसिज्म किया जाएगा, आलोचना किया जाएगा, कुछ हमारे संविधान का विशेषता है, कुछ आलोचना लोग करेंगे। तो उन सभी चीज़ों को मैं पार्ट थर्ड में क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर आप बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कुछ अपना सजेशन दें। और हमसे जुड़ने के लिए, कुछ पूछने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।